नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित गुप्ता MPPSC स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने चंबल, काली सिंध और कुछ अन्य नदियों के बारे में देखा। तो आज भी हम कुछ 3-4 नदियों के बारे में बात करेंगे और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग को जो भी पसंद आता है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ और जो भी कमी लगे वो भी बताएँ ताकि उस पर सुधार किया जा सके और आप लोग के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन। तो सबसे पहले तो आज हम देखेंगे बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी जो है उसका अन्य नाम क्या है, वेत्रावती या वेत्रवती। ये आप लोग याद रखें, दो नाम इसके हैं, वेत्रावती या वेत्रवती। मतलब एक ही नाम है पर उच्चारण में अलग अलग है, तो इस कारण से वेत्रावती या वेत्रवती आप याद रखें नाम। ठीक, अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम जो होता है वो रायसेन के कुमरा गांव से होता है। रायसेन के कुमरा नामक गांव से बेतवा नदी का है जो उद्गम होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे और आप देख भी पा रहे होंगे, तो इसलिए आप इस तरह के मैप भी बनाते चलें। ठीक, इसका अंत कहाँ पर होता है? अंत जो होता है वो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में होता है। ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। मैंने आपको नदी मैप में शुरुआत में ही समझा रखा है कि मध्य प्रदेश की जो अधिकतर नदियां हैं वो यमुना नदी में जाकर मिलती हैं, जो उत्तरी मध्य प्रदेश की नदियां हैं। कुछ ही नदियां हैं जो डायरेक्ट गंगा नदी में जाके मिलती हैं। ठीक, और बाकी अधिकतर नदियां चंबल में भी जाकर मिलती है और चंबल एट लास्ट यमुना में मिलती है। तो इस तरह से जो हमारा जो मध्य प्रदेश का नदी तंत्र है, पूरा उत्तरी मध्य प्रदेश का नदी तंत्र हम कहें तो वो गंगा यमुना के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यमुना में मिल जाती है, ये आपने जान लिया। अब इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर बेतवा नदी की लंबाई है, ये आप याद रखें। हमेशा अधिकतर आपको लंबाई पूछे ना पूछे, पर लंबाई के हिसाब से क्रम में सजाने के लिए नदियों के नाम दे दिए जाते हैं कि सबसे लंबी से छोटी की है, छोटी से लंबी नदी की ओर इसे व्यवस्थित करें, और कई नाम दे दिए जाएंगे, कुछ अरेंजमेंट्स दे दिए जाएंगे, तो आपको उसमें सही आंसर टिक करना होगा। तो आप सिर्फ एक मैप की सहायता से ये अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी नदी कितनी लंबी हो सकती है, कितनी लंबी है, तो आप एक अंदाज़ा लगा पाएंगे। वहाँ पे ऑप्शन भी ऐसे ही दिए जाते हैं जो बहुत आसपास ना हो के क्लियर कट होते हैं कि कितनी कितनी लंबाई होगी। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो सहायक नदियों में कई सारी सहायक नदियां हैं जिनके नाम हमें याद रखने हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नाम याद रखते हैं। ठीक है, तो पहला नाम है धसान, दूसरा है बीना, तीसरा है बेस, फिर हलाली, फिर जामिनी और सिंध और आदि नदियां। तो कौन कौन सी आपको याद रखनी है? याद रखनी ये बीना, धसान और उसके बाद हलाली याद रखनी है, सिंध याद रखनी है। इन दोनों को भी याद रखें आप, बट इनका नाम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट पे आता है और अधिकतर इन्हीं नदियों के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर हो सकता है कि अगली बार इस नदी या फिर इस नदी के नाम से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसलिए याद रखते चलें। ठीक, अब नगर कौन कौन से हैं इसके किनारे? यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो निवारी है ये अभी अभी नया जिला बना है, और ये आप लोग याद रखें कि नए जिले जो बने हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो मैं आपको हर जगह पर नया अपडेट के साथ बिल्कुल जो है नॉलेज दे रहा हूँ। तो आप ये याद रखें कि जो नगर है निवारी, ये बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और ओरछा, सांची, विदिशा, निवारी, ये सभी जो हैं ये सभी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। मैं आपको बताऊंगा ओरछा क्यों फेमस है मध्य प्रदेश के जो इतिहास में और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक परिदृश्य में। मैं आपको बताऊंगा कि ओरछा, सांची, विदिशा ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी के नाम याद रखें और मुख्य तौर पर निवारी का नाम जरूर याद रखें क्योंकि ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये नया जिला है। ठीक है, अब इसके किनारे परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? अगर परियोजनाएं हम देखें तो सबसे पहले तो नाम आता है माता टीला बांध का, जिसका अन्य नाम क्या है? देखिए, अन्य नाम नहीं होता है। जैसे बांध का नाम, जो बांध की दीवार होती है, पूरे एक परियोजना का नाम है माता टीला बांध। पर जो पीछे उसके जलाशय, जब पानी को रोक दिया जाता है तो एक जलाशय का निर्माण हो जाता है बहुत बड़े तालाब की तरह। उस जलाशय का नाम जो होता है वो किसी किसी महापुरुष के नाम पर या
वीरांगनाओं के नाम पर रखा जाता है। तो माता टीला बांध जो है उसका नाम, उसके जलाशय का नाम महारानी लक्ष्मीबाई सागर है। ठीक, ये आप याद रखें। तो ये जो माता टीला बांध है ये बेतवा नदी से रिलेटेड है। ठीक, अब भांडेर नहर अब बांध बनाकर ही नहरों का निर्माण किया जाता है ताकि बांध में जो पानी भरे उसे छोड़कर नहरों की डायरेक्शन में भेजा जा सके। तो भांडेर नहर जो है ये दतिया, ग्वालियर और भिंड को जो है सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। तो भांडेर नहर से कौन कौन से शहर हैं लाभान्वित होने वाले? तो दतिया है, ग्वालियर है और भिंड है। ये आप देखेंगे मैप में, तो मैप में ये तीनों लाइन से ही हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहर कहाँ से होकर जा रही है। ठीक, तो आपको इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा शहर जो है वो भांडेर नहर से लाभान्वित नहीं होता है, उसमें इन तीनों के अलावा कोई भी एक जोड़ देगा तो वो आपको पहचानना होगा। ठीक, तो आप याद रखें कि भांडेर नहर जो है वो दतिया, ग्वालियर और भिंड को लाभान्वित करती है। अब हलाली नहर जो है वो रायसेन और विदिशा के लिए पानी पहुंचाती है और इसके लिए जो बांध बनाया गया उसका जो पीछे का जलाशय है उसका नाम है सम्राट अशोक सागर। ठीक, सम्राट अशोक सागर, ये आप नाम याद रखेंगे। ये नाम भी अधिकतर पूछे जाते हैं और इन्हीं नामों से हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या आता है कि प्रदूषण स्तर में वृद्धि होने के कारण जो बेतवा नदी है उसे मध्य प्रदेश की गंगा की संज्ञा दी जाती है। मध्य प्रदेश की गंगा नाम से बुलाया जाता है, इस नाम से जाना जाता है। अब गंगा नदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण का शिकार है, ये हम सब जानते हैं। तो उसी प्रकार से बेतवा भी मध्य प्रदेश में प्रदूषण का शिकार हो गई है। इस कारण से जो प्रदूषण स्तर जो बराबर हो गया है, इस कारण से मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाने लगा है। ठीक, अब केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये भारत की नदी जोड़ो परियोजना, अब केन नदी और बेतवा नदी के बीच में एक नहर जैसा बना के, नदी के लिए रास्ता बना के उस नदी का पानी दोनों में मिलाया जाता है ताकि दोनों नदियों में पानी जो है वो बना रहे, कोई भी नदी सूखने ना पाए। किसी एक नदी जिसमें पानी है और कोई एक नदी जो सूख चुकी है, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है ताकि दोनों नदियों में पानी पहुंचने लगे। तो ये होती है नदी जोड़ो परियोजना। और केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और ये आप याद रखेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और भारत के लेवल पे पहले स्थान पर रहा है, तो इस कारण से आप इसे याद रखेंगे। तो ये थी बेतवा नदी के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं एक अगली नदी के बारे में। तो दोस्तों अगली नदी हम देखेंगे सोन नदी। सोन नदी के बारे में हम जानेंगे सोन नदी के बारे में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसके अन्य नाम देखें सबसे पहले तो सोन नद या स्वर्ण नदी, ये दोनों नाम से आप इसको पहचान सकते हैं कहीं पर भी कि सोन नद या स्वर्ण नदी सोन नदी का ही नाम होगा। लेकिन ये नाम जो है शुभागधि, ये नाम आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि ये किस नदी का नाम है। तो शुभागधि जो नाम है ये सोन नदी का ही पुरातन नाम है। अब शोण या सोनभद्र भी जो है वो इस नदी को कहा जाता है। शोण भी आप याद रखें और उसके बाद सोनभद्र भी इसे नदी को कहा जाता है। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम जो है वो अमरकंटक अनूपपुर से निकलकर उत्तर दिशा में होता है। अब अमरकंटक है कहीं पर, आप लोग चित्र में वैसे देख ही रहे होंगे। तो अमरकंटक से उत्तर की तरफ ये निकलती है, नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की तरफ निकलती है। तो आप ये याद रखें कि जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकलकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब उसके बाद अंत कैसे होता है? तो अंत जो है ये दानापुर नाम की जगह जो पटना में है, बिहार में, पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। तो बिहार की राजधानी पटना में दानापुर नाम की जगह पर जो सोन नदी है वो गंगा से मिल जाती है। ये आपको याद रखना है कि ये गंगा की सहायक नदी है, ये बाकी नदियों की तरह यमुना नदी में नहीं मिल रही है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई काफ़ी लंबी नदी है, ये 780 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है।
ठीक है। अब इसका बहाव क्षेत्र ये कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि ये मध्य प्रदेश से उद्गमित हो रही है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में बहती है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश और फिर बिहार राज्य में अधिकतम बहती है, ये आप याद रखें। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों में सबसे जो पहला नाम है वो आता है जोहिला का, जोहिला के बाद है बनास, क्या याद रखना है आपको, जोहिला, बनास, गोपद और रिहंद नदी, ये चारों नाम आपको याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जोहिला, बनास, रिहंद और गोपद नदी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे चारों नाम। अब इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी है, सोन नदी पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे जो फेमस है परियोजना मैं वो आपको बता देता हूँ जो मध्य प्रदेश में है, तो बाण सागर परियोजना आपने सुन रखा होगा, ये देवलोंद नाम के स्थान पर शहडोल में है। कहाँ पर, देवलोंद शहडोल में कौन सा है, बाण सागर परियोजना है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ये आप याद रखिए, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों को जो बिजली उत्पादित करता है वो तीनों में बांट दी जाती है, ये आप याद रखेंगे। अब बाण भट्ट जो है वो सोन नदी के तट पर रहते थे, ये आपको याद रखना है, ये प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। बाण भट्ट जो थे वो 7वीं शताब्दी के लगभग के एक प्रसिद्ध कवि थे, ये आप याद रखें। तो बाण भट्ट जो थे वो सोन नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, अब नर्मदा सोन की प्रेम कथा का उल्लेख इन्होंने किया है, ये आप याद रखेंगे। किन किन नदियों के बीच में, इन दोनों नदियों को इन्होंने एक मनुष्य मानकर नर्मदा व सोन की प्रेम कथा जो है इसका उल्लेख किया है, और ये बहुत ही फेमस हैं बाण भट्ट जी, तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे कि ये सोन नदी के तट पर रहते थे और इन्होंने नर्मदा सोन की प्रेम कथा का उल्लेख किया है। और हाँ, आप लोग ये याद रखें कि जो मैंने पीछे एक चीज़ बताया कि नर्मदा वो बेतवा केन लिंक परियोजना जो है, केन बेतवा लिंक परियोजना, इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, ये आप याद रखें। पर इसमें कुछ डिस्प्यूट है, तो मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा बाद में कि वो कैसा डिस्प्यूट है, क्या है। अभी दूसरी नदियों के बारे में हम बात करते हैं। अब हम दो छोटी नदियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंध नदी। सिंध नदी के बारे में हम जानते हैं। तो सिंध नदी जो है इसका उद्गम विदिशा की सिरोंज तहसील से होता है। इसका नाम आपने, सिरोंज तहसील का नाम मध्य प्रदेश के गठन में पढ़ा है, तो आप एक बार जाके रिवाइज कर ले वहाँ पर कि ये क्यों फेमस है। तो विदिशा की सिरोंज तहसील से कौन सी नदी निकलती है, सिंध नदी निकलती है। और उसके बाद इसका अंत कहाँ होता है, अंत जो है इटावा उत्तर प्रदेश में, इटावा उत्तर प्रदेश में जो एक शहर है वहाँ पर ये यमुना से मिल जाती है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप एक अपने नॉलेज के लिए याद रखें। ठीक है, अब माही नदी, माही नदी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एक विशेषता है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसे जानना चाहिए। तो ये उद्गम इसका कहाँ होता है, धार जिले से होता है। ये मालवा की एक नदी है, मालवा क्षेत्र की। तो धार जो मालवा के पास, इंदौर के पास पे निकट पे एक शहर है, एक जिला है धार, वहाँ से माही नदी निकलती है। और इसके बाद इसका अंत कहाँ पर होता है, तो अंत जो है वो खंबात की खाड़ी में होता है, खंबात की खाड़ी में ये गिरती है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, ये अगर पृथ्वी है तो यहाँ पर जो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब नॉर्थ में ये 0 डिग्री होता है, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है साउथ का होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली ये जो इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है इसे कर्क रेखा कहा जाता है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है 0 वाले को, और जो नीचे 23.5 डिग्री है उसको मकर रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा अपने भारत या मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। तो जो कर्क रेखा है इसे माही नदी जो है वो 2 बार काटती है, मतलब कुछ इस प्रकार ये बहती है, तो ताकि ये 2 बार इसे काटती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये लगभग इस प्रकार बहती है। ठीक है, तो 2 बार इस प्रकार ये काटती है, और ये दुनिया में सिंगल ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसी विषुवत वृत्त और मकर रेखा के लिए भी नदियां हैं, तो ये हम भारत के भूगोल में देखेंगे, और या तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इसको आप याद रखें कि जो माही नदी है, ये जो धार से निकलती है, ये कर्क रेखा को 2 बार
काटती है या 2 बार इसके आर पार बहती है, ये आप याद रखेंगे। तो ये थी आज की सारी नदियाँ। उसके बाद हम आगे देखेंगे और भी नदियों के बारे में जो भी बची हुई हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।